आप सबका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों के आधार पर एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है सीमा पार धन शोधन, यानी क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग, और इससे जुड़े जो बैंकिंग जोखिम हैं उन पर। नमस्कार। हाँ, ये विषय काफी अहम है आजकल। तो ये जो दस्तावेज हमारे पास है, इनसे पता चलता है कि कैसे ये अवैध पैसा, आप कह सकते हैं काला धन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घुमाया जाता है। इसमें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग और एक्सचेंज हाउसेस की क्या भूमिका है, और आरबीआई की क्या नियम है भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं, फॉरेन ब्रांचेस के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर कई देशों से होकर गुजरता है। अलग अलग मुद्राएं, कई बैंक शामिल होते हैं इसमें। बिल्कुल। जो जानकारी है वो यही इशारा करती है कि अपराधी अक्सर क्या करते हैं कि विभिन्न देशों के कानूनों के बीच जो कमियां होती हैं या फर्क होता है, उसका फायदा उठाते हैं। पैसे का असली सोर्स क्या है, मालिक कौन है, ये सब छिपाने के लिए वो फॉरेन ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर शेल कंपनीज जो सिर्फ कागज पर होती हैं, असल में नहीं, या फिर एक्सचेंज हाउसेस का। और तकनीकें अपनाई जाती हैं जैसे लेयरिंग है, इंटीग्रेशन है। ये सब तरीके हैं पैसे को वैध दिखाने के। और इसमें एक अहम कड़ी आपने बताई, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। जरा इसे समझाएंगे, ये व्यवस्था क्या है और इसमें मतलब जोखिम कहाँ पर है? देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक सिस्टम है एक तरह से। इसमें एक बैंक, जिसे हम कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, वो किसी दूसरे देश के बैंक को, जिसे रेस्पोंडेंट बैंक कहते हैं, कुछ सेवाएं देता है। जैसे मान लीजिए डॉलर में कोई लेन देन करना है सीमा पार। अच्छा। ग्राहक को, एंड कस्टमर को सीधे तौर पर नहीं जानता है। और अगर उस रिस्पोंडेंट बैंक की अपनी केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर, या एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाएं अगर वो कमजोर हैं, हाँ, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जिसे सीएफटी कहते हैं, उसका खतरा सीधे सीधे बढ़ जाता है। अच्छा, तो मतलब कोरेस्पॉन्डेंट बैंक एक तरह से रिस्पोंडेंट बैंक की साख पर, उसकी जांच पड़ताल पर भरोसा कर रहा है। बिल्कुल सही। और अगर रिस्पोंडेंट की अपनी जांच कमजोर निकली तो कोरेस्पॉन्डेंट बैंक मुश्किल में पड़ सकता है ना? हाँ, अनजाने में वो इसका हिस्सा बन सकता है। तो आरबीआई इसे कैसे देखता है, कैसे कंट्रोल करता है? वो केवाईसी पर मास्टर डायरेक्शन का आपने जिक्र किया था। जी, आरबीआई के निर्देश इस मामले में बहुत साफ हैं। बैंकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो रिस्पोंडेंट बैंक की पूरी केवाईसी जानकारी लें, उनकी एएमएल सीएफटी की जो प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छे से परखें, ये भी समझें कि उनका बिजनेस किस तरह का है, उनके लाभकारी मालिक कौन है, बेनिफिशियल ओनरशिप जिसे कहते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, बैंकों को शेल बैंक्स के साथ कोई भी संबंध बनाने की सख्त मनाही है। ये वो बैंक होते हैं जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, और वो किसी रेगुलेटेड ग्रुप का हिस्सा भी नहीं होते। ओके। साथ ही जो हाई रिस्क खाते होते हैं उन पर लगातार नजर रखनी होती है, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, और जरूरत पड़े तो और गहरी जांच पड़ताल करनी होती है, जिसे एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस या ईडीडी कहते हैं। ठीक है। बैंकों के अलावा इन स्रोतों में एक और खिलाड़ी का जिक्र आता है, एक्सचेंज हाउसेस। हाँ, इनकी क्या भूमिका है इस पूरी तस्वीर में? हाँ, एक्सचेंज हाउसेस, खासकर अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां से पैसा भेजने, मतलब रेमिटेंसेस भेजने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन यहाँ भी अपने जोखिम हैं। जैसे स्ट्रक्चरिंग एक तरीका है जिसमें लेन देन को जानबूझकर छोटी छोटी रकमों में तोड़ दिया जाता है ताकि वो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से नीचे रहे, पकड़ में ना आए। या फिर म्यूल्स या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल होता है, यानी किसी और के खाते इस्तेमाल करना, और आयात निर्यात के जो बिल होते हैं उनमें हेर फेर करना। ये सब इसमें शामिल है। अच्छा खासा जोखिम है इनमें भी। जी, तो आरबीआई के जो निर्देश है फीमा और एएमएल के तहत, वो साफ कहते हैं कि बैंक सिर्फ लाइसेंस वाले एक्सचेंज हाउसेस के साथ ही काम करें। हर लेन देन पूरी तरह से ट्रैक करने योग्य होना चाहिए, और अगर पैसों के आने जाने में कोई असामान्य पैटर्न दिखे तो उस पर कड़ी नजर रखी जाए। बल्कि हाल के आरबीआई निरीक्षणों में कुछ कमियां भी सामने आई हैं, जैसे बैंकों के अंदरूनी नियंत्रण उतने मजबूत नहीं थे, केवाईसी डेटा की ठीक से जांच नहीं हो रही थी, और पर्पस कोड्स अधूरे थे, यानी लेन देन क्यों हो रहा है ये साफ नहीं बताया गया था। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, और जो भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं हैं, फॉरेन ब्रांचेस, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इस सब में? देखिए, इन शाखाओं का काम दोहरा है।
एक तो उन्हें उस देश के कानून मानने हैं जहां वो ऑपरेट कर रही हैं, होस्ट कंट्री के लॉज। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही वो भारतीय कानूनों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आरबीआई उनसे उम्मीद करता है कि वो भारत के बराबर ही एएमएल मानक अपनाए। अगर कोई भी संदिग्ध लेन देन उनकी नजर में आता है तो उन्हें वहां के लोकल रेगुलेटर को तो बताना ही है, साथ ही भारत में अपने हेड ऑफिस को भी रिपोर्ट करना है। एक स्रोत शायद आईआईबीएफ की किताब से है, वो इस बात पर जोर देता है कि अगर मेजबान देश के एएमएल मानक भारत से कमजोर हैं तो भारतीय बैंक की शाखा को भारत के जो उच्च मानक हैं उन्हीं का पालन करना होगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सही है, मतलब ज्यादा कड़े नियम लागू करने होंगे अगर लोकल नियम ढीले हैं तो। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी बातों का, इन स्रोतों का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में जो केवाईसी का जोखिम छुपा है वो समझना जरूरी है। दूसरा, एक्सचेंज हाउसेस कैसे संवेदनशील हो सकते हैं, खासकर रेमिटेंसेस के मामले में। और तीसरा, फॉरेन ब्रांचेस की ये जो दोहरी जिम्मेदारी है, लोकल और भारतीय कानून दोनों का पालन करना। और साथ ही आरबीआई के जो सख्त अनुपालन निर्देश हैं, जैसे शेल बैंक से बचना, पार्टनर बैंकों और एजेंसियों की पूरी जांच पड़ताल यानी ड्यू डिलिजेंस करना, संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर कड़ी निगरानी रखना, और हाँ, FIUIND यानी भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसके नियमों के मुताबिक STR यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और CTR यानी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स समय पर फाइल करना। ये सब मिलकर दिखाता है कि ग्लोबल बैंकिंग असल में कितनी जटिल है और इसमें कितने तरह के जोखिम शामिल हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल सीमा पार धन शोधन और उससे जुड़े बैंकिंग जोखिमों पर, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। चूंकि ये साफ है कि अलग अलग देशों के नियमों में जो अंतर होता है उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो क्या विभिन्न देशों के बीच बेहतर नियामक सामंजस्य मतलब रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन स्थापित करने का कोई प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे इन खामियों को ठीक से भरा जा सके? ये कुछ ऐसा है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जरूर, एक अहम सवाल है ये। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।